नलिन 1951 में जब भारतीय जनता पार्टी क्या बोलते जनसंघ ने चुनाव लड़ा था, तो तकरीबन 3% वोट उनको मिले थे। और 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब फिर चुनाव लड़ा, तो 30 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई। जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है 7% के आसपास उसका वोट शेयर था। कांग्रेस पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिली, और कांग्रेस पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिलने के बाद फिर वो कभी बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाई। आज जब भारतीय जनता पार्टी 2022 में खड़ी है, 303 का आंकड़ा उसके पास है। तो ये जो कांग्रेस 404 पे आने के बाद फिर कभी बहुमत नहीं पाती है, और उस वक्त ये लग रहा था कांग्रेस का सितारा कभी नहीं डूबेगा, आज बीजेपी 303 पर खड़ी है और कोई ये मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी का सितारा कमजोर होगा। ये जो परिवर्तन है, ये बदलाव है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? आशुतोष जी, जो जनसंघ से लेकर भाजपा की जो आज तक की जो यात्रा है, इसके करीब 4 या मेरे हिसाब से 4 या 5 इसके फेजेस हैं। जो आपने बात करी 1951 के चुनाव की, उस चुनाव में भारतीय जनसंघ के भी नंबर बहुत कम थे, लेकिन जनसंघ सिर्फ एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी, और भी पार्टियां उसमें थी, और सारी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टियों जितनी भी थी, सबकी वोट शेयर बहुत कम थी। उस समय जो सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टीज थी, राइट। जो इनके जो जो फेजेस है वो ये है, जो टिल अर्ली 60s टू मिड 60s जनसंघ बिल्कुल एक वन डायमेंशनल पार्टी थी, विच वाज लार्जली ऑन द इशू ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म। वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी जो जो बढ़ोतरी हुई वो मिड 60s से हुई, जब नानाजी देशमुख और वाजपेयी जी ने मिलकर ये निर्णय लिया, और इसमें इन दोनों की बहुत अग्रिम भूमिका थी इसमें, कि हम अब अलायंस में लड़ेंगे। तो जो 67 में जो बदलाव हुए बहुत सारे विधानसभाओं के अंदर, जहां संयुक्त विधायक दल की जो सरकारें आई, जिसमें जनसंघ का बहुत बड़ा योगदान था, दैट वाज बिकॉज ऑफ अलायंस बिल्डिंग। दैट फेज लास्टेड अप टिल द इमरजेंसी के बाद जब जनसंघ विलुप्त हुई और भाजपा बनी, भाजपा ने अपने आप को नए तरीके से, गांधी सोशलिज्म की आपने बात करी शुरू में, वो जो फेज था वाजपेयी की के नेतृत्व में अप टिल 88-89, वो जहां पे आपने बात करी 2 सीटें आई 1984 में, उस वक्त 2 सीटें आई थी, लेकिन इनका वोट शेयर बड़ा था। लेकिन दैट डिड नॉट वर्क फॉर बीजेपी एट ऑल। जो जिस कमिटी की बात करी अभय कुमार जी ने, उस कमिटी में इनफैक्ट 2 सवाल थे। वाजपेयी ने एज पार्टी प्रेसिडेंट 2 सवाल रखे थे उस कमिटी को। पहला, क्या हमने गलती करी जनता दल में शामिल होकर जनसंघ को खत्म कर और उसको नया भाजपा और उसको सॉरी, क्या हमने गलती करी जनता दल से निकलकर भाजपा बनाने की? क्या हमको जनसंघ ही बनाना चाहिए था वापस? और दूसरा, कि should we disband? Have we failed completely? And the answer to that committee report was, you didn't make a mistake. And उसमें बहुत सारी suggestions थी on how to revamp the party. Now, many of those suggestions, one of them, for example, was कि women voters आपके पास आते ही नहीं है, जबकि भाजपा का महिला मोर्चा 1980 में बना था। Now, उसको implement होने में बहुत समय लगा, but the next phase was when Gandhian socialism had failed, because बहुत लोगों को समझ में नहीं आया Gandhian socialism है क्या। भाजपा के अपने नेताओं को क्लैरिटी नहीं थी कि Gandhian socialism का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में। पालमपुर रेजोल्यूशन के बाद जब भाजपा ने पहली बार अडॉप्ट किया कि राम मंदिर एक राजनीतिक उनका उद्देश्य है, उसके बाद नेक्स्ट फेज हुआ which lasted till the 90s, but that was a phase of splendid isolation. Because when the BJP went back to its core ideals of cultural nationalism and made Ram Mandir the key issue, it became the untouchable in Indian politics. जो वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने हैं, जो मिड 90s का दौर है, जिसको आपने बहुत कवर किया है आशुतोष जी, विजय जी ने बहुत कवर किया है, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाजपा की क्या थी? एक्सेप्टेबिलिटी. Because they were not powerful enough, they were powerful enough to be the single largest party. जो 2 दिन की सरकार, जो 14-15 दिन की सरकार थी, जिसमें परमाणु विस्फोट भी हुआ था, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी वाज अ बिग प्रॉब्लम. उसके बाद बीजेपी रियलाइज्ड दैट वी हैव टू कीप आवर कोर इश्यूज असाइड टू कीप द अलायंस असाइड. दैट वाजपेयी का जो सबसे बड़ा योगदान वो यही था. वाजपेयी वाज एज राइट विंग एज एनीबडी एल्स, बट ही अंडरस्टूड द नेचर ऑफ कोalition बिल्डिंग. अभी जो बीजेपी है, जो दैट फेज कंटिन्यूड, 2004 में की सरकार गई, वो उसी पे चलते रहे, उनकी सरकारें नहीं आई. जब मोदी की जो सरकार जब बनी है, देखिए 2014 वीकेंड का जो भाजपा की जो विजय थी 2014 की, उसको आप ये कह सकते हैं कि भाई वो एंटी इनकम्बेंसी था. 10 साल यूपीए सरकार पावर में थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर विद यूपीए फॉर करप्शन ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो दैट वाज अ ब्लैक स्वान इवेंट. लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ, जिसमें बड़े बहुमत से आए,
उसके बाद 2017 का जो चुनाव हुआ, और अब और 2019 के बाद अब जो आपने जिक्र किया 5 राज्यों में चुनाव और यूपी में हुआ, दिस शोज, सी भाजपा क्या कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी वाज अ रूल इन इंडियन पॉलिटिक्स और अ गिवन थिंग, नाउ इट इज प्रो इनकम्बेंसी। ये प्रो इनकम्बेंसी क्यों है? दिस इज नॉट नेसेसरली बिकॉज हिंदुस्तान बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी हो गया है पहले के मुकाबले। दिस इज ऑल्सो because larger number of people outside intellectual classes are saying that we may or may not like the BJP, but there's a floating class of voter which thinks that work is happening. Now, rightly or wrongly, they are voting for that in the voting thing. Or in my book, what I've called New BJP, what is the difference in the आपका सवाल था पुरानी भाजपा और नए भाजपा में क्या अंतर है? अंतर सर ये है, आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है, आइडियोलॉजी बिल्कुल वही है। इनफैक्ट इट इज अ प्योरर फॉर्म इन द न्यू बीजेपी पोस्ट 2014 देन इट वाज इन द 90s। दे हैव गॉन बैक टू द ओल्डर जनसंघ आइडियाज विद द एडिशन ऑफ लेकिन जो पहले की भाजपा थी वो ज्यादा अर्बन बेस्ड थी, वो ज्यादा ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, और उसके जो मुद्दे बहुत लिमिटेड थे। ये वाली जो भाजपा है, एटलीस्ट इन द हिंदी हार्टलैंड, जो 10 हिंदी भाषी राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के, उसमें ये अर्बन में, इन अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में इनकी अर्बन में इन्होंने अपना फुटहोल्ड जो था वो कम नहीं हुआ बल्कि वो बरकरार रखा, सेमी अर्बन में बढ़े हैं, और रूरल में ये डिफॉल्ट पार्टी बन गए हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज जो ब्राह्मण बनिया पार्टी और अपर कास्ट पार्टी का जो था, ये इस पे हम पहले भी विवाद कर चुके हैं, डिबेट कर चुके हैं आशुतोष जी। अपर कास्ट सपोर्ट जो था वो भाजपा के पास रहा है। इनफैक्ट यूपी इलेक्शन आप देखें तो वो और बड़ा है कंपेयर टू 2017। लेकिन ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं टू अ लेसर एक्सटेंट, उनका जो सपोर्ट इतना ज्यादा भाजपा के अंदर जो नया एक सोशल कोलिशन बना है, आई एम नॉट सेइंग दे हैव डन अ सोशल रेवोल्यूशन, बट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ वोटिंग पब्लिक्स, मच लार्जर नंबर्स ऑफ दीज वोटिंग क्लासेस हैव कम टू बीजेपी देन एवर बिफोर। अब आप कहें, अब ये बात भी है कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी भाजपा के साथ पहले नहीं थे। अब कल्याण सिंह वाज द बिगेस्ट ओबीसी लीडर। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। लेकिन अभी जो मोबिलाइजेशन है वो दैट इज ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर। एंड आई थिंक जो तीसरा आयाम, 2 आयाम इसमें और जुड़े हैं नए भाजपा में। एक सोशल वेलफेयर का, विच सी अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट जब मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बने, दैट ही विल बी लाइक अ न्यू थैचर, अ न्यू रीगन, बहुत राइट विंग रिफॉर्म्स होंगे। दोज रिफॉर्म्स, the story of reforms is a much more complicated story. You haven't had the kind of those reforms that people had expected. A lot of middle class for BJP for that, but you've had a much more deepening of the welfare state in ways which were enabled by direct benefit transfers and so on. These were ideas that UPA had started, but the technology allowed BJP to double down on that significantly, which has made a huge difference to the vote bank in rural areas. And the fourth is women voters. Hindustan mein, historically, women at a national level always voted much more for Congress. बीजेपी में सपोर्ट बेस कम था। हालांकि आप होगा राम जन्मभूमि मूवमेंट के समय पे देयर वर मेनी वुमेन लीडर, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे साध्वी रदमरा हो, लेकिन और विजय राजे सिंधिया शुरू से भाजपा के साथ थी। लेकिन women voters were never really with the BJP in a mass base as they were with the Congress. That is the creation of a new constituency, which has also made a huge difference. So I'll stop there. I think this has been a major difference. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।